Okay, Bismillahirrahmanirrahim. The subject is analysis of algorithm. ये इसका लेक्चर 2 है जो कि ज़्यादातर डिपेंडेंट है मैथमेटिकल टूल्स फॉर डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ algorithm. बेसिक्स ऑफ algorithm को हम इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे. जो बेसिक टूल्स मैथमेटिकल टूल्स स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं हमारे पास, उनको हम देखने की कोशिश कर रहे होंगे इस लेक्चर के अंदर. जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो बेसिकली सेट्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट, रिलेशंस, फंक्शंस, ऑपरेटर्स और अबव स्ट्रक्चर्स और कंक्लूजन. ये टाइटल्स हैं जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे इस लेक्चर के अंदर. सबसे पहले सेट. व्हाट इज अ सेट? सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी एन अनऑर्डर्ड डिस्टेंट ऑफ सेम टाइप एंड विथ कॉमन प्रॉपर्टीज़. एक्चुअली अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो मैं तीन चीज़ों में करूँगा. हमारे पास जो सेट होता है वो कोई भी कलेक्शन होती है. अब उस कलेक्शन के कुछ रूल्स होने चाहिए. जिन रूल्स में सबसे पहला जो है दैट इज़ कि वो आपके पास जो सेट आपने डिफ़ाइन किया है दैट मस्ट बी अ वेल डिफाइंड collection of elements. It must be a well defined collection. It must be distant elements. Like अगर आपके पास कोई सेट है तो उसमें कोई रिपीटिशन नहीं आ सकती, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं. This cannot be called as a set because we have 3 R's here. So it must be unique. It must be unique. The third one is they must represent a same type. Like if you are talking about vegetables, it must contain all the vegetables. If you are talking about cities, it must contain all the cities. If you are talking about natural numbers, it must contain all the natural numbers. And with common properties, so it means that it must have a same type. So we have an example of S1. जिसमें कि हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं जो रिपीटेटिव एलिमेंट्स थे, उनको एक बार लिख दिया गया और RBG कर दिया गया. नाउ दिस सेट इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज इक्वल्स टू दिस बिकॉज यहाँ पर जो बात आती है दैट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन. सो ऑर्डर्ड इसमें मैटर नहीं करता. किसी भी सेट को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर सकते हैं. अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता दैट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 5. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमेशा एम्प्टी सेट को इस नोटेशन के साथ लिखें बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी सेट के अंदर मैं इस तरह एक कॉमा डाल देता हूँ, दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट नाउ. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एम्बिग्विटी से बचने के लिए हम एम्प्टी सेट की नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है वो 3 तरीक़ों से की जा सकती है. आप एक सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं, आप उसको रियल वैल्यूज़ के साथ टेबल के अंदर कर सकते हैं, और आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं. सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम काफ़ी जूनियर सेक्शन से ही फेमिलियर होते हैं. विद टेबुलर फॉर्म भी हम फेमिलियर होते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म में हमें चूँकि नोटेशंस आती है सो वो हमें थोड़ा बहुत वक्त के साथ साथ देखना पड़ता है. सो अगर मैं इधर पॉइंट करूँ, सो इधर दिस मीन्स x सच दैट, दिस रिप्रेजेंट्स सच दैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स. मतलब लाइक x जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. दिस रिप्रेजेंट्स फॉर ऑल I. This represents belongs to, like this is for I is a part of the given set. For I belongs to this set in the given condition. Now this is the condition. This sign represents not. This is traditional division, and after dot it means we are going to discuss x. It can be x square sometime, so then it means we are going to discuss x square. If it is x cube, it means that we are going to discuss x cube. Like if you have a natural number set, in x we can take 1 2 3 4 5 up to so on. In x square we will be going to take 1, then the second number will be 4 because we are talking about square, so 2 square. Third number will be 9 because we are talking about squares, then 3 square and up to so on. Similarly here it can be 1, then it can be 8 because 2 cube is 8, and then it can be 27 because 3 cube is 27. So there are some more examples. Example 1 में देखिए, x belongs to an integer number such that x has a condition कि x square should be equal to x, and we are discussing about x. We are discussing about
x। सो ऐसे तमाम इंटीजर्स जहाँ पर जिनका स्क्वायर उनके अपने ओरिजिनल वैल्यू के बराबर हो, सो वो 0 और 1 हमारे पास हो सकते हैं, बिकॉज 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सो 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर वो एलिमेंट्स इससे निकल जाएंगे। यहाँ पे है x इक्वल टू 0 mod 2। 0 mod 2 मीन्स कि जिनका मॉडुलस जब डिवाइड किया जाए 2 पर, तो वो रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। तो वो सेट ऑफ तमाम इवन नंबर्स हैं, तो 0 2 4। सिमिलरली 1 mod 2 एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो 1 3 5 7 9 आ जाएंगे। सिमिलरली इंटीजर्स है सच दैट x is greater than 0 and this operation means and, so we are actually combining the two conditions कि x 0 से बड़ा होना चाहिए और x 6 से छोटा होना चाहिए। सो जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन यहाँ पर डबल कंडीशन है, एक है x 0 से बड़ा होना चाहिए, x 6 से छोटा होना चाहिए। अब कंडीशंस दोनों की सेम है, बट हम जिन एलिमेंट्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर है x और यहाँ पर है x स्क्वायर, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट x स्क्वायर। सो 0 इट्स ओके, देन 1 इट्स ओके, देन बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, वो इसका हिस्सा होगा। देन 2, सो 2 इस कंडीशन के मुताबिक x इज़ 2 हेयर, सो 2 0 से बड़ा है, 6 से छोटा है, बट जो हमें एलिमेंट लिखना होगा सेट के अंदर वो 2 नहीं लिखना होगा, वो होगा 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 4। सिमिलरली 3 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, लेकिन जो एलिमेंट हम लिखेंगे दैट विल बी 3 का स्क्वायर, जो कि आपके पास आता है 9। सिमिलरली अगर 4 की आप बात करेंगे तो 4 0 से बड़ा है, 6 से छोटा है, लेकिन जो एलिमेंट हम लिखेंगे दैट विल बी 16, बिकॉज 4 स्क्वायर इज 16। सिमिलरली द 5 स्क्वायर एंड द 6 स्क्वायर। 7 नंबर जो है वो इस कंडीशन से आउट हो जाएगा, चूँकि एंड ऑपरेटर है, सो इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। सो 7 जो है वो सेकंड कंडीशन पे फॉल्स होता है, सो ओवरऑल पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। सो 7 स्क्वायर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेट। सिमिलरली अगेन अगर हम यहाँ पर देखें 1 mod 2, बट द एलिमेंट डिस्कस्ड इज, या द एलिमेंट ऑफ द सेट इज x क्यूब। सो 1 mod 2 1, इट्स ओके, 1 आता है, सो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। 2 mod 2 is 0, it's not equal to 1, so the condition is false. Then 3 mod 2 is 1, so the element is the part of the set, but 3 is not the part of the set. 3 cube will be the part of the set, which in this scenario is 27. Similarly 4 is ignored because the modulus is 0. 5 will be taken, so it actually the set this set can be defined in the descriptive form is the cubes of all the odd numbers. It can be written as the cube of all the odd numbers. It is obvious that all collections are not set. So any collection, as we defined in the first slide, that the collections that can satisfy the given conditions, that conditions are the collection must be well defined, it must be distinct, every element must be distinct, it belongs to the same category. So if these 3 or 4 conditions are satisfied, then we can call it a set, else it will be only a collection, not a set. So we have an example, the prime numbers. Yes, the all elements are distinct, they are well defined, and they belong to the same category. The 4 oceans of the world, so the 4 names are belong to the same category, they are distinct, and they represent some entity in the world, so they are well defined. The password that may be generated using 8 lowercase letters when repetition is allowed. Here the repetition means that A can come 2 or 3 times, so A and B is dissimilar to actually A, B and A, because this is a different element and this is again a different element, so there is no actually no repetition. So A and A here is repeated, but it's not repeated in a single element. This can be called as a single element, this can again be called as a single element, so in this case the repetition is allowed. So the repetitive element, this A and B,
so this must come once, only once. So AAB can come only once. So it's again a set. इसके बाद अगर हम देखें तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन MSCS क्लास एम्बिगुअस है, स्टेटमेंट एम्बिगुअस है, बिकॉज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मेरे लिए कुछ और होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे, आपके किसी और दोस्त के लिए कुछ और होंगे, क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। सिमिलरली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्राइटेरिया वेल डिफाइंड नहीं है। काइंड टीचर्स, आपके लिए काइंड टीचर वो होगा जो आपको ज़्यादा GPA दे, किसी और के लिए काइंड टीचर वो होगा जो कि क्लास को बोर ना होने दे। किसी तीसरे बंदे के लिए काइंड टीचर की डेफिनेशन चेंज हो सकती है, सो वो वेल डिफाइंड सेट नहीं कहलाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर इज़ एक्चुअली बिलोंग्स टू, कि आप बिलोंग्स टू का वर्ड यूज़ करते हैं, सो वो आपके लिए आता है एक मेंबरशिप ऑपरेटर। जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है कि इफ़ x is part of any set S, then x belongs to S. We can also write it as x belongs to S. So अगर ये है तो it condition be true if x is in x. If x is not in S, the condition will be termed as false. What is a subset? आसान अल्फाज में अगर हम कहना चाहें ए बी का सबसेट होगा, नोटेशन सबसेट की ये वाली यूज़ होती है, ए बी का सबसेट होगा अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, और ए के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि बी का हिस्सा ना हो, देन ए जो है बी का सबसेट होगा। बाय डेफिनेशन अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये हमें बता रहा है कि फॉर ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a, तमाम वो एक्सिस कि x जो है वो a का हिस्सा भी हो, इम्प्लॉइज दैट x b का हिस्सा भी होनी चाहिए। सो दिस इज़ द सब कंडीशन कि ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए, x a का भी हिस्सा है, x b का भी हिस्सा है, देन आपके पास जो है हम कह सकते हैं कि a जो है वो b का सबसेट है। एल्स वाइज अगर कोई एलिमेंट a में मौजूद है और वो एलिमेंट b में मौजूद नहीं है, देन हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है, देन ए बी का सबसेट नहीं है। यहाँ पर एक और बात देखने की जो इम्पोर्टेंट है ये है कि ट्रू कंडीशन के लिए तमाम एक्सेस और फॉल्स कंडीशन के लिए फॉर सम एक्स मीन्स अगर हमें एक भी एक्स ऐसा मिल गया जो कि ए में मौजूद है और बी में मौजूद नहीं है, तो पूरा ए सेट जो है वो सबसेट नहीं रहेगा बी का। सो फॉर सम के लिए हमेशा आपको एक ही कंडीशन देखनी होती है कि जो उस सिनारियो को फुलफिल कर जाए। फॉर ऑल के लिए आपको हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ता है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ पर तो ए मेरे पास है 1, लेट सपोज 2, सो दिस इज़ ए, और अगर मैं बी को लिखना चाहूँ, माशाल्लाह वैसे राइटिंग काफ़ी प्यारी आती है यहाँ पर, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पावर पॉइंट। 1 2 3, नाउ इन दिस केस ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए मेरे पास 1 और 2 है और ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं। बट व्हाट इफ़ अगर बी में 2 ना रहे, 1 और 3 हो, तो 1 इज़ द पार्ट ऑफ बी, इट्स ओके, बट 2 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बी, सो ए जो है वो बी का सबसेट जो है इसमें नहीं रहेगा, और जो नॉट अ सबसेट के लिए सिंबल है वो इसी सबसेट के सिंबल पे क्रॉस का निशान आ जाता है, सो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसके अलावा जो हम यूज़ कर सकते हैं, हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। इंटरसेक्शन में मींस जो एलिमेंट्स ए में मौजूद हों एंड जो एलिमेंट्स बी में मौजूद हों वो दोनों जो हैं इंटरसेक्शन सेट का हिस्सा बनेंगे। यूनियन है, यूनियन में वो एलिमेंट्स या तो ए में हो और ऑपरेटर है, या वो ए में हो या वो बी में हो, सो वो जो है हमारे पास सेट बी का हिस्सा बन जाएंगे। सेट डिफरेंस है, सेट डिफरेंस के अंदर
हम सेट डिफरेंस की अगर बात करें तो सेट डिफरेंस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास p ऑफ x है, p of x set difference sorry I was busy somewhere else. Set difference, give me 2 minutes. सेट डिफरेंस की बात कर रहे थे हम। अच्छा, सेट डिफरेंस में हम ये देखते हैं कि अगर ए डिफरेंस बी है तो ए से वो तमाम एलिमेंट्स निकाल लिए जाते हैं जो कि बी का हिस्सा होते हैं। लाइक यहाँ पर है कि x बिलोंग्स टू ए बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि बी में मौजूद ना हो वो सारे के सारे जो है हमारे पास डिफरेंस के अंदर आ जाएंगे। लाइक वी हैव ए सेट, I am going good with this now. 1, then we have 2, then we have 3, then we have 4. Let's suppose we have set A like this, and we have set B is equals to. You can give me suggestion in comments to write like in a better manner. So let's go with the flow now. So what will be A difference B? A difference B will be as one is the part of A and B as well, so this should be ignored. Again 2 is the part of A and B as well, so this should again be ignored. And 3 is not part of B, even 4 is not the part of B, so these two will be selected. So the resultant set will be 3, 4. Now what is cardinality and power set of a given set? A set S is finite if there is an integer n such that elements of S can be placed in 1 to 1 correspondence with 1 2 3 n, and we say that cardinality is n. We write it as in the modulus form. Make it simple, let's make it simple. Cardinality को हम कहेंगे कि आपके पास किसी सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद है। सो काउंट ऑफ द एलिमेंट्स जो है दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। कार्डिनलिटी सिर्फ फाइनाइट सेट्स की निकाली जा सकती है। इनफाइनाइट सेट्स में चूंकि हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड ही नहीं होते, सो उनकी कार्डिनलिटी को हम मालूम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह पावर सेट जो वो कार्डिनलिटी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कार्डिनलिटी हम फाइनाइट सेट की निकाल सकते हैं, इसी तरह हम पावर सेट जो है वो भी सिर्फ फाइनाइट सेट का बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट सेट है उसका पावर सेट क्रिएट नहीं होगा। नाउ व्हाट इज़ द पावर सेट? पावर सेट है कि आप कोई एक ऐसा सेट लिखो जिसके अंदर तमाम सबसेट उस सेट के मौजूद हों। लाइक हम प्रीवियस एग्जांपल्स में सबसेट को देख चुके हैं। तो अगर मेरे पास सेट ए है 1 2 एंड 3, हमारे पास कोई भी सेट ए है 1 2 एंड 3, सो अगर मैं कोई दूसरा सेट लिखता हूँ जिसमें 1 लिखा हुआ है, सो 1 इज़ द सबसेट ऑफ द सेट ए। अगर मैं लिखता हूँ कोई सबसेट 1 2, सो 1 2 में तमाम एलिमेंट्स वो हैं जो कि ए को बिलोंग करते हैं, सो 1 2 इज़ अगेन अ सबसेट ऑफ सेट ए। सिमिलरली 1 3 इट्स अगेन अ सबसेट ऑफ सेट ए। सो अगर मैं इन तमाम पॉसिबल सबसेट्स को एक ही जगह पर लिख दूंगा तो वो जो सेट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ पावर सेट। अब किसी भी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, सो वो उसको हम मार्क करते हैं 2 पावर n के ज़रिए। फिर अगर मैं चाहूँ कि मैं सबसेट्स लिखूँ लेकिन वो सबसेट्स की कार्डिनलिटी के हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने जैसे एग्जांपल दी कि मेरे पास सेट था a इक्वल टू 1 2 3, मेरे पास a था दैट इज इक्वल्स टू एक्चुअली 1 2 एंड 3,
सो ये मेरे पास एक सेट था। सो मैं कहता हूँ इसके वो तमाम सबसेट लिखो जिनकी कार्डिनलिटी 2 होनी चाहिए। लाइक कोई भी आप सबसेट लिखो उसकी कार्डिनलिटी 2, उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। तो आप वो कितने आएंगे, उनका काउंट कितना होगा, सो वो हम कंप्यूटेशन से मालूम करते हैं, दैट इज एन सी के। नाउ एन मीन्स 3 एलिमेंट्स, 3C2 दैट इज इक्वल्स टू 3 पॉसिबल एलिमेंट्स। आप 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल करके आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम यहाँ से मतलब जर्नली 3C2 जो है, चूँकि एक नंबर का गैप है, सो वो 3 एलिमेंट्स आएंगे। और वो 3 सबसेट्स कौन से होंगे, वो 3 सबसेट्स आपके पास होंगे 1 2 1 3 एंड 2 3। और अगर मैं तमाम पॉसिबल सबसेट्स की बात करूं तो तमाम पॉसिबल सबसेट्स में 1 भी आ सकता है, देन आपके पास 2 आ सकता है, देन आपके पास 3 आ सकता है इन अ सिंगल कॉलम, देन आपके पास 3 ये आ सकते हैं, फिर आपके पास लास्ट जो होगा वो 1 2 एंड 3 होगा। सो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और एक इसमें सेट आ जाएगा दैट इज़ एन एम्प्टी, बिकॉज एम्प्टी जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। और अगर मैं अब इन तमाम 8 को एक जगह लिखूंगा दैट विल बी कॉल्ड माय पावर सेट। पार्टीशनिंग, किसी भी सेट को इस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए कि उसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक सेट में चले जाएं और कुछ एलिमेंट्स दूसरे सेट में चले जाएं, सो वो पार्टीशनिंग कहलाती है। अब ये जो डेफिनेशन मैंने की, सो ये डेफिनेशन आपको एक एम्बिग्विटी क्रिएट करती है बिटवीन द सबसेट, पावर सेट और पार्टीशनिंग के दरमियान में। अब पार्टीशनिंग और सबसेट में फ़र्क क्या है? पार्टीशनिंग और सबसेट में फ़र्क ये है कि पार्टीशनिंग के अंदर आपके एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं होते हैं। लाइक 2 आपने सेट ऐसे लिखे जिनके एलिमेंट्स आप इसमें कॉमन नहीं है, सो दैट विल बी कॉल्ड ए पार्टीशनिंग। जबकि सबसेट के अंदर रिपीटिशन जो है वो पॉसिबल है। अगेन मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाके समझाऊंगा। अगर मैं पार्टीशनिंग की बात करूं, सो 1 2 और 1 3 ये किसी भी सेट की 2 पार्टीशंस नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें 1 और 1 रिपीट हो रहा है। सिमिलरली 1 2 और 1 3 ये पार्टीशंस नहीं हो सकती। अलबत्ता अगर हम बात करें 1 और 2 3, यस ये 2 पार्टीशंस हैं सेट ए की, बिकॉज एक पार्टीशन में 1 आ रहा है और दूसरी पार्टीशन के अंदर हमारे पास 2 और 3 आ रहा है। सो ये हमारे पास पार्टीशंस बन सकती हैं क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 1 की और साथ में बात करता हूँ 2 की इन डिफरेंट सेट्स, सो ये भी 2 पार्टीशंस हमारे पास है सेट ए की, लेकिन ये दोनों पार्टीशंस यूनियन जो है वो कंप्लीट सेट ए नहीं बना रही, सो ये पार्शियल पार्टीशंस हमारे पास कहला सकती हैं। लेकिन चूंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे, सो ये पार्टीशंस हैं। अब ये पार्टीशंस भी हैं और ये सबसेट भी हैं, ये पार्टीशन भी हैं, ये सबसेट भी हैं। सो अगर मैं पार्टीशंस को रीडिफाइन करना चाहूँ तो हम कहेंगे कि ऐसा कलेक्शन ऑफ सबसेट जिसमें एलिमेंट रिपीट ना हो और वो सबसेट्स एम्प्टी भी ना हो, सो उनको हम उस कलेक्शन को हम पार्टीशनिंग ऑफ एनी सेट ए कह सकते हैं। सो 3 कंडीशन में अगर आप पढ़ना चाहूँ तो पहली है कि इफ़ नो एलिमेंट ऑफ पी इज़ एम्प्टी, लाइक पी इज़ एनी पार्टीशन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, सो पी का कोई एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। नंबर 1, द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी इज इक्वल टू ए, वी से द एलिमेंट्स ऑफ पी कवर ए। सेकंड कंडीशन कि जो पी के तमाम मतलब अगर आप एलिमेंट्स को यूनियन कर लें, पी में आपने जितने सबसेट्स बनाए उनका यूनियन कर लें, तो वापस ए आना चाहिए, जो कि इस कंडीशन में आ रहा था जब हमने 1 2 एंड 3 किया था। सो अगेन जैसे मैंने कहा था कि ये पार्शियल पार्टीशनिंग है, कंप्लीट पार्टीशनिंग ये आपके पास है, क्योंकि इनको अगर हम यूनियन लेंगे तो वापस मुझे सेट ए मिल जाएगा। सिमिलरली द इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ पी इज एम्प्टी। अगेन यहाँ पर देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है, अगर इस सेट और इस सेट की बात करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है। और वो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि ये जो है ए की पार्टीशंस नहीं बन सकती, बिकॉज इनके इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। सो ये क्लॉज 3 को जो है वो ओबे नहीं कर रही है। सो यही डिफरेंस है बिटवीन अ नॉर्मल सबसेटिंग एंड पार्टीशन सबसेटिंग। होप यू गाइज गॉट इट। हम पार्टीशंस को मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड करते हैं? वो यही है कि फॉर ऑल ए आई
लाइक ए का कोई भी एलिमेंट दैट शुड बी बिलोंग टू पी, जिसमें कि ए आई जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कोई भी सबसेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो है एक्चुअली सबसेट्स को डिफाइन कर रहे हैं, A1 इज़ अ सबसेट, A2 इज़ अ सबसेट, इट्स नॉट एन एलिमेंट। सो कोई भी ए आई, कोई भी सबसेट जो है जो है वो बिलोंग्स टू पी होना चाहिए, लाइक वो पी को मैच करना चाहिए। किसी भी ए आई और ए जे का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आना चाहिए। सिमिलरली किसी भी ए आई और ए टू का, लाइक अगर हम तमाम एलिमेंट्स का यूनियन लेते हैं, लाइक जितने भी हमने ये सबसेट्स बनाए हैं, इन तमाम सबसेट्स का अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो सेट ए आना चाहिए। सो ये 3 कंडीशंस हैं जिनकी बेस पे कि हम पार्टीशनिंग करते हैं। लाइक अगर मेरे पास था कि मैं मॉडुलस हैं, अब 4 के जो मॉडुलस हो सकते हैं, 4 कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, 4 का रिमाइंडर 1 रह सकता है, 4 का रिमाइंडर जो है वो 2 रह सकता है, और 4 का रिमाइंडर 3 रह सकता है। मैं जर्नली देखूं कि 4 के कितने रिमाइंडर्स आ सकते हैं, उनकी बेसिस पे अगर मैं एलिमेंट्स को लिखता हूं और फिर उन एलिमेंट्स को मैं डिवाइड करता हूं अलग अलग हिस्सों में, सो वो मेरे पास क्या बनेंगे, पार्टीशंस बन जाएंगी। अब कंडीशन वाइज देखें, इनमें से कोई भी सबसेट, ये चारों सबसेट है मेरे पास, ये सबसेट है बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स के, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के z के सबसेट्स हैं। इन z के सबसेट्स में अगर मैं देखूं तो कोई भी एम्प्टी नहीं है, कंडीशन 1 ट्रू हो गई। फिर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स इन चारों में एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक इसका कोई भी कॉमन एलिमेंट इधर नहीं है, इसका कोई कॉमन एलिमेंट इधर नहीं है, एंड आप इसमें कंपैरिजंस करते चले जा सकते हैं। फिर थर्ड वन, अगर मैं इन सब का यूनियन लेता हूं तो मेरे पास z सेट वापस आ जाएगा, क्योंकि ये आप अगर देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 up to so on. On the negative side it was -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 and up to so on. So मुझे complete set of integers वापस मिल सकता है। Now what is sequence? Sequence is actually an ordered collection. जैसे हमने सेट कहा था, सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन थी, सीक्वेंस जो है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। हमें बहुत सारी जगहों पे सीक्वेंसेस की ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे हमने एग्ज़ाम के लिए रोल नंबर्स इशू करने हैं तो वो एक सीक्वेंस में होंगे, हमें नेम सॉर्ट करने हैं तो वो सीक्वेंस में होंगे, हमें मेरिट्स क्रिएट करने हैं तो वो नंबर वाइज सीक्वेंस में होंगे। सो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनमें ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट हो तो वो फिर सेट से निकल के एक स्टेप आगे चले जाते हैं और उनको हम सीक्वेंस का नाम देते हैं। सीक्वेंस की नोटेशन हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ABC इज़ नॉट एक्चुअली इक्वल टू BCA, एंड सिमिलरली रिपीटिशन इन द सीक्वेंस इज अलाउड, रिपीटिशन इन द सीक्वेंस इज अलाउड। सो ये चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंटली याद रखनी है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि आपने सीक्वेंस को किसी सेट के अंदर बंद किया है और हर सीक्वेंस एलिमेंट आगे पीछे हो जाए, लाइक 1A यहाँ पर है, यहाँ पर भी मेरे पास 1A ही है बट उसकी लोकेशन चेंज हो गई है। यहाँ पर अगर 2B है, ये भी 2B है बट लोकेशन चेंज है। यहाँ पे 3C है, यहाँ पर भी 3C है, लोकेशन चेंज है। तो ये दोनों सीक्वेंसेज आपस में इक्वल होंगी। हाँ, अलबत्ता अगर हम यहाँ पर ये देखें कि C,3 अगर यहाँ पर आ जाए तो फिर ये सीक्वेंस आपस में इक्वल नहीं रहेगी, बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर इज चेंज, बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आपका शिफ्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। सो इसलिए हम फिर इसको सीक्वेंस नहीं कहलाएंगे। सीक्वेंस की रिपीटेशन जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पे हमने कम्बिनेशन का इस्तेमाल किया था और 2 पावर n का इस्तेमाल किया था। सो किसी भी सेट की पॉसिबल सीक्वेंसेस बनाने के लिए हम जो है वो n फैक्टोरियल के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सीक्वेंस पर जो ऑपरेटर्स यूज़ हो सकते हैं वो एक आपके पास कंकटिनेशन ऑपरेटर है, 2 सीक्वेंसेस को कंबाइन करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। इट मीन्स कि आपको सेकंड लोकेशन वाला एलिमेंट चाहिए तो सेकंड लोकेशन वाला एलिमेंट आपके पास B है। ये फिर अगेन एक फ़िल्टरिंग ऑपरेटर है। सो फिल्टरिंग ऑपरेटर के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ़िल्टर होगा तो AD आपने फ़िल्टर करना है। सो जहाँ जहाँ A और जहाँ जहाँ D आएगा वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, तमाम बाकी एलिमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। सो A एक्सेप्टेड, B rejected because B is not here in the set, C rejected, D accepted, and again A is accepted. What is a tuple? Tuple is generally a single ordered pair. वो
एक ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकता है, वो एक ट्रिपल भी हो सकता है, वो एक क्वांटेबल भी हो सकता है, और के टपल्स भी हो सकती हैं। लाइक दिस इज अ सिंगल टपल, ये ये अगेन एक टपल है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, इसको हम ट्रिपल कहेंगे, एंड ये रैंक 5 का एक टपल है जिसके अंदर के 5 एलिमेंट्स है। सो कोई भी पैरेंथेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो एक टपल कहलाएंगे, एक रो कहलाएंगे आपके पास। अब ये टपल्स बनते कैसे हैं? ये जर्नली हम क्रिएट करते हैं विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर आपके पास ट्रिपल है तो इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स एंड सो ऑन। सो अगर हम कंसिडर करें हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं सच दैट हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x एंड y, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। सो दैट विल गिव अस एन ऑर्डर्ड पेयर सीक्वेंस सेट। जो इसकी कार्डिनलिटी होगी, सो कार्डिनलिटी आपके पास जो a की कार्डिनलिटी है, जो b की कार्डिनलिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास a क्रॉस b की कार्डिनलिटी आ जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास a में 2 एलिमेंट्स हैं, b के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो 6 एलिमेंट्स होंगे। नाउ व्हाट इज अ बाइनरी रिलेशन? we have a set x and we have a set y. We have created a cross product of on x और y, एक क्रॉस प्रोडक्ट बन गई जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो x के हैं, दूसरे एलिमेंट जो है वो y के हैं। अब अगर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट का कोई सबसेट लिखेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ सिंपल सबसेट। उस सबसेट को हम एक ख़ास नाम दे देंगे जो कि आपके पास होगा बाइनरी रिलेशन। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, सो oops ry दिस इज़ एन एम्प्टी सेट, ये कोई भी एम्प्टी सेट हो सकता है बिकॉज एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। R2 में आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आया है A0, सो R2 ये सिंगल एलिमेंट अब कहलाएगा, ये क्योंकि सेट का ये ऑर्डर पेयर में तो इसको हम कंसिडर एक ही एलिमेंट करते हैं। सो ये सिंगल एलिमेंट है, दिस सिंगल एलिमेंट बिलोंग्स टू द क्रॉस प्रोडक्ट, सो ये इसका सबसेट हो गया। अब सबसेट को चूंकि ये आपकी सीक्वेंस पर सबसेट बना हुआ है, सो इसको हम एक बाइनरी रिलेशन कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये देख लें आपके पास एक और एलिमेंट है जो कि यहीं से बिलोंग करता है, सो अगेन दिस इज़ अ बाइनरी रिलेशन। अब अगर हम R6 को देख लें तो R6 में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट A0 ऑर्डर पेयर है, दूसरा एलिमेंट B0 ऑर्डर पेयर है। सो अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ R6 की बात करूँ, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये याद रखें कि इसकी कार्डिनलिटी 2 है। सिमिलरली अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूंगा तो इसकी कार्डिनलिटी 1, 2, 3 एंड 4 है, बिकॉज इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं। सो 8 एलिमेंट्स नहीं है इसके एक्चुअली 4 एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जो टोटल पॉसिबल पावर सेट्स होंगे वो होंगे हमारे पास 16, मतलब हम 16 सबसेट बना सकते हैं। लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चूंकि हम सबसेट बना रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, सीक्वेंसेस पर, ऑर्डर्ड पेयर्स पर, सो ये सबसेट्स जो है वो सबसेट नहीं कहलाएंगे बल्कि वो कहलाएंगे रिलेशंस। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे अगर हमारे पास रिपीट हो रहे हैं x और x, सो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव, वो रिलेशनशिप जो है वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। मैं यहाँ पर एक सेट A ले लेता हूँ, जिसके एलिमेंट्स थे 1 एंड 2 एंड 3, और एक सेट B ले लेता हूँ, उसके भी एलिमेंट्स थे कुछ, लेट्स सपोज 1 एंड 2। सो मैं बाइनरी रिलेशन लिख रहा हूँ जिसमें मेरे पास है 1, 1 एंड 2, 2,
ऑब्वियस ही बात है कि इस पर हम इसके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास क्या आएगा, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। अब उनमें से सिर्फ मैंने दो एलिमेंट्स को पिक किया और एक सबसेट बनाया जिसमें 1 1 था और 2 2 था। अब दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है। इसी तरह यहाँ का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है। टेक्निकली हम कह सकते हैं कि A इज एक्चुअली इक्वल्स टू B। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली अगर मैं कोई बाइनरी रिलेशन इस तरह का बना लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 and 2 1, similarly but that's okay, we will stick to this because we have no 3 in the second column, so just ignore this. So 1 2 and 2 1, so यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी पोजीशंस चेंज हो गई। अब वो पोजीशंस मैंने यहाँ से चेंज नहीं की, एक्चुअली ये ऐसा है कि 1 के साथ 2 का एक ऑर्डर पेयर बन गया और फिर इस 2 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर बन गया, और इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को लेके मैंने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया है। सो इस टाइप का रिलेशनशिप कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशनशिप। सिमिलरली ट्रांजिटिव रिलेशनशिप जो है वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। We can create a transitive relationship, but for this I have to bit modify this. Let's suppose if we include 3 over here, so 1 2 3 and we have 1 2 3, so it's a transitive relationship 1 2 and मेरे पास नेक्स्ट पे है कि 2 3 and then I have 1 3. So this is actually a transitive relationship जहाँ पे 1 2 के बराबर 2 3 के बराबर and we have 1 and 3, और ये कोई कहीं हवा से नहीं आए हैं, ये यहीं से बने हैं। पहला कम्बिनेशन आपके पास इस 1 का 2 के साथ है, नेक्स्ट कम्बिनेशन इस 2 का 3 के साथ है, और थर्ड कम्बिनेशन इस 1 का इस 3 के साथ बन गया। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। नाउ व्हाट इज इक्वलेंस रिलेशन? हर वो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम एक्चुअली इक्वलेंस रिलेशन जो है वो कहेंगे। दैट कंडीशन इज वेरी मच रेयर बट इट एग्जिस्ट्स। नाउ ऑर्डर्ड पेयर्स इन स्ट्रिंग, लाइक हमें कुछ जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम सबसेट बना रहे तो कह रहे थे कि आप कार्डियलिटी 2 के सबसेट बनाएं। इसी तरह हम स्ट्रिंग्स के साथ कर सकते हैं कि अगर हमें फॉर एग्जांपल 2 सेट्स दिए गए हैं, हमारे पास यहाँ पर समीशन जो है रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेट, और हमें कहता है कि लेंथ 2 का बनाएं आप, तो यहाँ पर वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिनमें 2 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अगर लेंथ 3 का है तो वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें कि हमारे पास 3 मौजूद होंगे, लाइक ट्रिपल हम बनाएंगे। यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अगर 4 है तो हम क्वांटाइल बनाएंगे, अगर 5 है तो फिर पेंटाइल, एंड इट विल गो ऑन। हम जितने बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल रेंजेस में हमें मिल सकती हैं कि आप जो है तमाम ऐसी स्ट्रिंग बनाए जिनकी लेंथ 3 या 3 से कम हो, तो फिर हम उनका यूनियन ले लेंगे, एम्प्टी सेट का यूनियन विथ सिंगल लेंथ एलिमेंट, विथ डबल लेंथ एलिमेंट एंड विथ ट्रिपल लेंथ एलिमेंट्स। रिलेशंस तक बात आ गई। अब रिलेशन से जब बात बढ़ती है तो वो बात जाती है फंक्शंस पे। एक्चुअली वी आर कमिंग टू द एल्गोरिथम्स नाउ। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बाइनरी रिलेशंस बन गए। अब उन बाइनरी रिलेशंस को हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक पार्शियल फंक्शंस और एक फंक्शंस। पार्शियल फंक्शंस क्या हो जाते हैं? पार्शियल फंक्शंस वो होते हैं कि जिन के ऑर्डर पेयर में जो पहले एलिमेंट्स है, अगर आप उनको कंबाइन करें तो वो वापस सेट X ना बने। इसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि डोमेन इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू द गिवन सेट X। सही है? लाइक ये मेरे पास इनपुट वैल्यूज हैं, ये आउटपुट वैल्यूज है, तो कोई ऐसी इनपुट वैल्यू मौजूद है जिसका कि हमारे पास आउटपुट मौजूद
नहीं है, लाइक सी किसी को मैच नहीं कर रहा, सो दिस इज कॉल्ड अ पार्शियल फंक्शन। नाउ अ फुल फंक्शन कि जिसमें आपकी डोमेन जो है वो x को मैच कर जाए, हमारे पास तमाम पॉसिबल इनपुट्स के लिए कोई ना कोई पॉसिबल आउटपुट मौजूद है, लाइक डोमेन इज एक्चुअली इक्वल टू x। तो तमाम पॉसिबल इनपुट्स के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक रेंज जो है एक मौजूद है, सो दैट विल कॉल्ड अ टोटल फंक्शन और कंप्लीट फंक्शन। इज एल्गोरिथम अ फंक्शन? यस, इट इज अ फंक्शन। सो अगर आपके पास किसी इनपुट के लिए कोई आउटपुट वैल्यू मौजूद नहीं है, या किसी एक इनपुट के लिए आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स मौजूद हैं, सो दैट will be a partial function and the algorithm will be termed as not good algorithm। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई आउटपुट मौजूद नहीं है, यहाँ पर इसके लिए दो आउटपुट मौजूद हैं, सो ये दोनों जो है पार्शियल फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं और ये एक बैड एल्गोरिथम है। कंप्लीट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, बट इट्स अ बैड एल्गोरिथम। सो कंक्लूड, जो आज हमने देखा, हमने सबसे पहले सेट्स देखी, सेट्स के साथ हमने उनके देखे कि हमारे पास सेट्स किस तरह डिफाइन किए जा सकते हैं, किस तरीके से मौजूद होते हैं। फिर हमने सीक्वेंसेस देखी, सीक्वेंसेस जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, सेट्स में ऑर्डर्ड मैटर नहीं करते हैं। फिर सीक्वेंसेस को लेकर हम जो बाइनरी रिलेशंस बनाते हैं और किस तरह बाइनरी रिलेशंस फिर फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। So do have a practice on this, and if you have any queries you can ask them in comments. Thank you very much.